मनमोहन सिंह अब इतिहास के सफर पर निकल चुके हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, ब्रांड इंडिया की मजबूती, भारत के ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की अहमियत से पूरी दुनिया को रूबरू कराने वाले मनमोहन सिंह को सुधारों का सरदार कहा गया। वो शख्स जिसने इंडियन इकॉनमी को बंधनों से आज़ाद कराया, इकॉनमी में रॉकेट की रफ्तार बढ़ी, गठबंधन सरकार चलाकर सियासी समझ भी दिखाई। हालांकि पीएम की दूसरी पारी में विवादों के कुछ छींटे भी पड़े, लेकिन इन सब के बीच उनकी सादगी और ईमानदारी बेमिसाल रही। ऐसे मनमोहन सिंह के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बेहद ही खास मेहमान, जिन्होंने मनमोहन सिंह के साथ काफ़ी करीब से काम किया, उनको करीब से देखा, उनको करीब से समझा है। उनमें से एक हैं सैम पित्रोदा जी, जो कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उनके एडवाइज़र रह चुके थे। पंकज पचौरी जी, जो कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मीडिया सलाहकार थे, उनकी छवि को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता इन्हीं को होती थी। और सुहेल सेठ साहब, जिन्होंने 38 साल तक मनमोहन सिंह से जुड़े रहे। इन सब से इनका अनुभव साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ, लेकिन इससे पहले देखिए मनमोहन सिंह जी का ये सफ़र। दशकों तक सरकार और सियासत की पगडंडियों में चलकर सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचकर भी बेदाग रहने वाले मनमोहन खामोश हो गए। जोड़ तोड़ की सियासत का तजुर्बा ना होने के बावजूद 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलाने वाले कांग्रेस के असरदार सरदार अलविदा हो गए। देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की बेड़ियों की गिरफ्त से रिहा कराने वाले अर्थशास्त्री मनमोहन अब लौट कर नहीं आएंगे। मौजूदा भारत के बाजार और कारोबार की सूरत को 90 के दशक में गढ़ने वाले और देश का वित्त संभालने वाले वजीर मनमोहन की सांसें थम गईं। गरीब परिवार से उठकर सिर्फ ऊंची तालीम के रास्ते सियासत के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचने की मिसाल कायम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का रात 9:51 पर निधन हो गया। बयानवे साल का उनका जीवन एक शून्य में समाहित हो गया। समय का पहिया अचानक थम सा गया। अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर हो या गठबंधन धर्म की सियासी दलदल, उनके चेहरे पर मुस्कान कभी छटी नहीं। प्रधानमंत्री ने भी उनके जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया। किसी ने बतौर वित्त मंत्री उनके योगदान को याद किया, किसी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को याद किया, किसी को आम लोगों का जीवन आसान बनाने का उनका जुनून याद आया। कोई देश को समर्पित उनके ज्ञान और उनकी योग्यता के आगे नतमस्तक हुआ, तो किसी ने उनकी सादगी को सलाम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत पिछले कई महीनों से नासाज थी। आखिरी बार वो संसद में भी व्हील चेयर पर ही पहुंचे थे। उस वक्त देश सेवा के उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया था, लेकिन गुरुवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शाम करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिश बेकार हो गई। तो कुछ ऐसे थे मनमोहन सिंह। तो ऐसा पूरा सफ़र देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर पूरी दुनिया आज क्यों उनकी तारीफ़ कर रही है और इतना ज़्यादा गमगीन है। चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा सुहेल सेठ साहब आपसे कि मैंने वित्त मंत्री के तौर पर देखा था,
प्रधानमंत्री के तौर पर देखा, हालांकि जब आरबीआई में थे तब मैंने उस टाइम रिपोर्टिंग करने की शुरुआत शायद उस तरीके से नहीं की थी, लेकिन मुझे हमेशा एक शख्सियत के तौर पे बड़ा आकर्षक लगते थे। उनकी बातचीत का तरीका, किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने का तरीका, समझने का तरीका। तो आपका अनुभव कैसा था जब पहली बार आप मिले हों, तो कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा था? मैं पहली बार उन्हें एक डिनर पे मिला था। अगर मुझे याद रहे, वो मालविका सिंह जी के घर पे वो भोजन था, और जो देखने में आया, और आपके साथ पंकज जी हैं, पंकज पचौरी, वो उन्हें और ज्यादा जानते थे, पर जो सामने आया वो ये था लक्ष्मण जी की, इनकी जो डिसेंसी और डिग्निटी, जो सद्भाव था, जो बात करने का तरीका था, वो एक बहुत ही विनम्रता से बात करते थे, बड़े प्यार से, बड़े ठहराव से, और उन्हें हर आदमी की चिंता थी। ये नहीं कि क्योंकि वो वित्त मंत्री थे उस जमाने में, और हम देखते हैं कि जो राजनीतिक नेता होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका कैरेक्टर, उनका बात करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। पर मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह जी पूरी जिंदगी भर वो कभी चेंज नहीं हुए, और उनने क्या चीज नहीं की। आरबीआई गवर्नर थे, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, फिर प्रधानमंत्री बने। और मैं समझता हूं कि इस सारे दौरान में उनका जो चरित्र था, उनकी जो कहने की कहने का स्टाइल था, वो डिसेंसी और डिग्निटी उन्होंने कभी नहीं खोई। और मैं समझता हूं आज जब हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो पॉलिटिशियन तो थे ही, इकोनॉमिस्ट, इतने बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे, पर सबसे ज्यादा मैं यही कहूंगा, और अंग्रेजी में मैं कहूंगा, ही वॉज अ गुड मैन, ही वॉज अ डिसेंट मैन। जब आप उनके साथ बात करते थे, आपको ये लगता था कि भाई एक डिसेंट, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग हमसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो आपने एक बात कही वो वाकई गौर करने लायक थी कि प्लानिंग कमीशन में आना, वित्त मंत्रालय में आना, वित्त मंत्री बनना, फिर प्रधानमंत्री बना, कहीं भी उनके बात करने के तौर तरीके में, व्यक्तित्व में कहीं इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया, अच्छा चलो जी अब तो हम वित्त मंत्री बन गए, चलो जी हम तो प्रधानमंत्री बन गए। तो ये सहजता, वो शालीनता, वो शुरू से अंत तक एक जैसी ही रही। और पंकज पचौरी साहब, मैं आपसे पूछूंगा थोड़ा सा, आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा था? कभी वो पॉलिटिशियन की तरह हमें तो कभी नहीं दिखते कि पॉलिटिशियन की तरह व्यवहार करें, हालांकि कोलिजन गवर्नमेंट भी चलाया, काफ़ी अच्छे से चलाया, लेकिन एक राजनीति के तौर पर, राजनेता के तौर पर कभी उस तरीके के उनके हाव भाव दिखे नहीं। जी, मनमोहन सिंह जी को समझने के लिए उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं और उनकी जो राजनीतिक जो उनकी नीतियां हैं, उनको समझना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी के पास में एक जो भी बात कर रहे हैं सुहेल, अबाउट बीइंग डिसेंट पर्सन, सबसे बड़ी बात वही थी कि वो बहुत डिसेंट, जिसे कहते हैं विनम्र थे, और उनको कहीं पर भी ये नहीं लगा कि मुझे अगर कोई पद मिला है तो वो पद जो है उसके बाद में मैं बदल जाऊं या मेरा आचरण जो है वो बदल जाए। छोटे कम शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, उनके पास में एक विजन था, एक दृष्टि थी कि कैसे हम हिंदुस्तान में जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। वो हमेशा ये कहा करते थे कि इंडियंस आर वेरी एंटरप्राइजिंग बट दे हैवंट हैड एन अपॉर्चुनिटी। तो वो जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली, और उन्होंने वो तमाम ट्रेड बैरियर्स हमारे मुल्क के थे वो हटाना उनको शुरू किया। उसके बाद में दूसरी बात ये थी, उस विजन को लागू करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक जो कंसेंसस मेकिंग चाहिए होती है, सबको साथ लेके चलना होता है, वो भी उनकी खासियत थी। और वो इसलिए थी कि वो साउथ कमीशन में काम करते थे, जहाँ पर अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग अलग-अलग मुल्कों से, अफ्रीका से, नॉर्डिक देशों से, यूरोप से, फार ईस्ट से, वो हर तरह के लोग वहाँ पे आते थे। और उनका ये कई बार उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैंने वहां से सीखा है कि किस तरह से आप अलग-अलग विचारधाराओं, आइडियोलॉजीज और जो अलग-अलग हित और इंटरेस्ट को एक साथ लाएंगे। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो सबसे बड़ी उनके बारे में ये थी कि क्योंकि उनका बचपन जो है वो निहायत गरीबी में गुजरा था, तो उनको एक एम्पैथी थी कि किस तरह से जो भी मैं काम कर रहा हूं वो उस व्यक्ति तक पहुंचे जो मैं हुआ करता था एक जमाने में।
और इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले उन्होंने नींव रखी एक नई तरह की अर्थव्यवस्था की वित्त मंत्री के रूप में। उसके बाद में उन्होंने उस नींव के ऊपर जो है एक पहला वो बनाना शुरू किया, फर्स्ट फ्लोर जिसे आप कह सकते हैं, जो कि इस बारे में था कि जो भी हमको अपनी विकास की दर से या विकास से या ग्रोथ से हमको जो भी फल मिले हैं एक फाइनेंशियल स्मॉल सुपर पावर की तरह उसको हम कैसे बाँट सकते हैं। तो ये सारे जो उसके बाद में जो लेजिस्लेशन आए हैं, चाहे वो नरेगा हो, चाहे वो आधार हो, चाहे वो राइट टू फूड हो, चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, वो सब इसीलिए इन तीनों जो उनके कैरेक्टर हैं, उनका निचोड़ जो था, वो जी रहे थे और उनको इस बात का कोई भी मलाल नहीं था कि जो भी उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएँ, सब किया जाए, उससे वो है कि मुझे अपना काम करना है। वो हमेशा यही कहा करते थे, लेट माय वर्क स्पीक। मेरा जो काम है, वो मेरा बयान है। और इसीलिए लोग कहा करते थे कि आप बोलते नहीं हैं और लेकिन वो डिसेंट इतने थे कि कोई भी उनके खिलाफ जो है बोलता नहीं था। जिस तरह का सम्मान उन्हें अब दिया जा रहा है, 7 दिन का हम लोगों ने राष्ट्रीय शोक जो है वो बोला है। हर तरह के उनके जितने भी उस समय के जब वो राजनीति में थे, जितने भी उनके विपक्षी थे, वो आज उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और दर्द इस बात का है सिर्फ़ कि अगर ये प्रशंसा पहले हो जाती, तो थोड़ा-सा वो उनका जो सेंड ऑफ जिसे हम कहते हैं, श्रद्धांजलि जिसे हम कहते हैं, वो और मज़बूत हो जाती। और जितनी ह्यूमिलिटी उनमें थी और जितनी डिसेंसी उनमें थी, विनम्रता उसमें उनमें थी, उसको हम पहले ही श्रद्धांजलि दे सकते थे। बिल्कुल पंकज जी, आपने बहुत ही बखूबी 2-3 चीज़ें कहीं, इस पे आगे भी आपसे मैं कमेंट चाहूँगा। लेकिन एक बात जो आपने कहा कि जिस तरीके की ज़िंदगी उन्होंने जी थी, गरीबी की ज़िंदगी जी, बचपन में देखा, फिर आगे चल के रोज़मर्रा में की ज़िंदगी में लोगों को देखा, उन सारी समस्याओं को याद रखते थे और यही वजह है कि जब वो वित्त मंत्री बने, फिर जब प्रधानमंत्री बने, तो जो भी पॉलिसी बनती थी, उस पॉलिसी की में उसकी झलक दिखती थी, जो वो खुद अनुभव करते थे। हमारे साथ सैम पित्रोदा साहब जुड़ चुके हैं। सैम पित्रोदा साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, मैं लक्ष्मण हूँ और मेरा सवाल आपसे ये, चूँकि हम लोग अभी चर्चा यही कर रहे थे कि व्यक्ति के तौर पे ज़्यादा वो जाने जाते थे, वो इतने धनी व्यक्तित्व के थे कि बाकी सारे गुण उस पर हावी हो जाते थे। चाहे किसी भी तरह पे रिएक्शन देना हो, चाहे जैसा अभी पंकज जी ने कहा कि उनका मानना था कि उनका काम ही उनका बयान है। तो इस तरह के व्यक्तित्व को आप कैसे याद करेंगे और आपका अनुभव कैसा रहा है? हमारी दृष्टि से मनमोहन सिंह एक गांधीयन लीडर थे। उनकी जो क्वालिटीज थी एट ए पर्सनल लेवल, ह्यूमिलिटी, डिसेंसी, कैरेक्टर, वैल्यूज, फोकस ऑन ट्रूथ, ट्रस्टिंग पीपल, वर्किंग एज ए टीम प्लेयर, ये बहुत सारी क्वालिटीज टू मी रिफ्लेक्ट गांधीयन अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, Gandhian approach to living a very simple, humble life. You don't find those kinds of leaders anymore. He was not interested in personal profits or personal power. He was more interested in what is good for the planet and what is good for the people. He was there to sacrifice, serve, and not to promote personal agenda. Glorify your accomplishment. Use public money to promote self-interest. To me, all of these qualities come from the founding fathers and independence era ethos. Things have changed. दुनिया बदल गई है। सबको पावर चाहिए, सबको पैसे चाहिए और सबको बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ घूमना फिरना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े स्पेशल थे।
उन्होंने न किसी को बदनाम किया, न किसी के बारे में झूठ बोला। उन्होंने अपना खुद का काम किया और हम उन्हें एक गांधीयन लीडर की तरह देखते हैं। इंडियन लीडर की तरह आप देखते हैं और आपने बहुत सारी खूबियां उनकी बताई जो बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, चूँकि आपने काफ़ी करीब से देखा है। एक सवाल और आपके पास आऊँगा, फिर मैं सुहेल सेठ साहब के पास जाऊँगा, पंकज जी के पास जाऊँगा। एक सवाल पहले सैम साहब आपसे कि पूरे प्रधानमंत्री के करियर की बात करें, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था उसकी बात करें, तो कई सारी चुनौतियाँ आई जो हम लोगों ने खुद देखा, चाहे यूएस न्यूक्लियर डील की चुनौती हो, चाहे 9/11 की चुनौती हो, तो इन सब चुनौतियों में उनका क्या रुख रहता था, किस तरीके से इसको सुलझाते थे, इसमें क्या उनका रवैया होता था? वो हमेशा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और को-क्रिएशन पर फोकस देते थे। He was not interested in command and control. सब बातों का हल निकालने के लिए वो सबसे बात करते थे, खुले दिल से पूछते थे लोगों को, सुनते थे लोगों को। He was not a hierarchical person. He was more of an egalitarian person. आजकल लीडर सब हायरार्किकल हो गए हैं। They want to bring things from top down. He was more interested in bottom up. ये सब चीजें लोगों को पता है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत कम लोग कर सकते हैं। He practiced Gandhian approach to leadership. तो ये सारी खासियत थी और काफ़ी प्रैक्टिकल थे, कमांड कंट्रोल नहीं करते थे, नहीं कोऑर्डिनेट करना जानते थे, कम्युनिकेशन करना जानते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में जो आप तीनों मेहमान से मैं जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों तक रखना चाहूँगा इन सारी बातों को। कई सारे उनके अनफिनिश्ड एजेंडा थे, कई बार उन पर कुछ आरोप लगते थे, तो वहाँ पर उस तरह से कैसे रिएक्ट करते थे वो सारी बातों का जवाब लूँगा आप लोगों से। लेकिन फ़िलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के कुछ अनकही कहानियों पे, कुछ ऐसे अनुभवों पे जो हम सबको जानना ज़रूरी है, और कई बातें ऐसी हैं जिसको हम आप अपनी ज़िंदगी में भी उतार सकते हैं। हमारे साथ सुहेल सेठ साहब बने हुए हैं, पंकज पचौरी जी हैं, सैम पित्रोदा साहब हैं। सैम पित्रोदा साहब, इससे पहले कि दोनों हमारे बाकी मेहमानों के पास जाएं, एक आखिरी सवाल लेके आपके पास आऊँगा कि जब सेकेंड टर्म में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर थे, तो ऐसा लग रहा था, मैं कहूँगा नहीं कि सच्चाई ये थी, ऐसा लग रहा था कि शायद गवर्नमेंट के ऊपर से कंट्रोल थोड़ा सा उनका कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो जब इस तरह की बातें होती थी तो वो कैसे इसको डील करते थे? He was focused on his task. He didn't worry too much about rumors. Indian politics is full of innuendos, rumors, lies, misinformation. He was committed to his particular job. For example, against all the odds, he worked on nuclear deal with the US, क्योंकि उनको पता था कि अगर देश को 8% ग्रोथ पे लगाना है 20 साल तक, हमें एनर्जी की जरूरत होगी, और न्यूक्लियर एनर्जी was a cleaner option with small nuclear plants of the future. तो एक दफा उन्हें ये क्लियर हो गया तो उसके पीछे वो पॉलिटिकल कैपिटल लगा देते थे। So his approach to leadership was very different. बिल्कुल लीडरशिप की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट थी यहाँ पे। सुहेल सेठ साहब, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आपने अभी मनमोहन सिंह जी की शख्सियत के बारे में बताया था। जब इस तरह के शख्सियत की कोई आलोचना होती है तो वाकई बड़ा दुख होता होगा, भले ही जाहिर करते हो या ना करते हो।
तो ये दुख को झेलने की शक्ति कहाँ से उनको आती होगी? क्योंकि कई लोग उनको कहा कि वो रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर हैं, सेकेंड टर्म में तो लोगों लगा कि बिल्कुल वो कंट्रोल खो चुके हैं। तो इस तरह की जब बातें होती होंगी तो उनके मन में क्या गुजरता हो? हालांकि ये सवाल है कि मैं पंकज जी के पास भी जाऊंगा, क्योंकि इस तरह के सवालों का जवाब लेने की कोशिश वो जरूर करते होंगे, लेकिन पहले कमेंट में आपसे चाहूँगा सुहेल जी। जब इंसान में ना नॉलेज का धरोहर हो, रेजर्वोयर ऑफ नॉलेज, जब एक इंसान अपनी काबिलियत को जानता है, और सबसे अहमियत चीज ये है कि अगर इंसान ये जान के चलता है कि मैं जो कर रहा हूं सच्चाई से कर रहा हूं, इंटेग्रिटी से कर रहा हूं, और गलतियां हर इंसान से होती हैं, पर मनमोहन सिंह जी की जो डिसेंसी थी, जो एकेडमिक ग्रेविटास था, वो उनको केपेबल उस ग्रेविटास ने किया था कि जैसे सैम ने कहा, अगर रूमर्स थे, इन्वेंडोज थे, उनको झेलने की। और देखिए, जब इंसान इतना इवॉल्व है ना, जितना मनमोहन सिंह जी थे, बोथ एकेडमिकली एंड इन ह्यूमन क्वालिटी, तो ये सब चीजें कि आदमी फिर परवाह नहीं करता। वो स्टेट ऑफ एवोल्यूशन इतना इवॉल्व स्टेट है कि आप लोगों की गलतियों को गलतियां समझते हैं, आक्रमण नहीं। आप ये समझ के चलते हैं कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो करने दो, मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, और मैं अपनी कॉन्शियंस में साफ हूं। और जो भी लोगों ने कहा, और काफी लोग ने उस टाइम भी कहा और अभी तक भी कह रहे थे जब तक उनका निधन हुआ, इससे कोई परवाह नहीं है। देखिए, जो अच्छे इंसान है ना, उन्हें मालूम है कि दुनिया में अच्छे इंसान कम हैं, तो ज्यादा तादाद में तो थोड़ी लेस अच्छे इंसान हैं। तो वो इन चीजों की अगर परवाह करने लग जाएं तो काम ही नहीं होगा। जैसे सैम ने कहा, ही वाज फोकस्ड ऑन हिज वर्क, बाकी सब पंकज सराउंड पिछोरी साहब, पंकज साहब के इस तरह की जब बातें उठती होंगी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी रहती थी, क्योंकि हमने देखा है करीब से कि आपको काम करते हुए कि किस तरह से छवि को, इस तरह की नकारात्मक छवि को हटाया जाए। तो कभी आपने चर्चा की मनमोहन सिंह जी से कि ये माहौल बन रहा है, क्यों ना कुछ इसमें सफाई दी जाए, कैसे इसको दूर किया जाए? फिर उन्होंने कभी आपसे ये सारे मुद्दे उठाए? जी, वो मजे की बात यह है कि जिस छवि की हम चिंता करते हैं या राजनेता चिंता करते हैं, उन्हें उस छवि की चिंता नहीं थी, उन्हें काम की चिंता थी। जब मैं उनसे मिला पहली बार, और सैम जो हैं वो जानते हैं, तो उनको साफ-साफ उन्होंने ये कहा कि आई एम ए स्मॉल मैन इन दिस बिग चेयर। और उनको ये मालूम था, जैसे सुहेल कह रहे हैं, कि जो उनके ऊपर जो अटैक हो रहे थे, वो इतने इवॉल्व थे, उन्हें मालूम था कि वो अटैक इसलिए हो रहे हैं कि वो चेयर पर हैं, और ये ज़ाती नहीं है। और आपने देखा होगा कि बावजूद इतने आक्रमण होने के बाद में, इतने उनके ऊपर लांछन लगाने के बाद भी, जितने भी नेता हैं हमारे आजकल, आजकल में आप देख लीजिए या उससे पहले भी, वो उनका उतना ही आदर करते हैं जितना कि वो अपने बुजुर्गों का आदर करते हैं। तो वो उनमें एक ऐसी शख्सियत थी। और मीडिया सलाहकार होने के नाते मेरा ये था कि वो छवि जो है उनकी वो रहे, और उनकी छवि जो थी, मुझे एक बहुत बड़े अखबार के संपादक ने एक बार कहा कि ही मे बी अंडर अटैक राइट नाउ, एंड ही मे नॉट बी सेइंग दैट ही इज द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, बट ही इज द मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर। तो आप उस छवि को उनसे छीन नहीं सकते थे। ही वाज द मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम बराक ओबामा टू एंजेला मर्केल। और मैंने देखा है उनको साथ में काम करते हुए, इमाम खामेनी ईरान के, जिस तरह से वो पेश आया करते थे उनके साथ में, उनसे बात किया करते थे। आप समझ लीजिए, एंजेला मर्केल जब भी मीटिंग में जाया करती थी यूरोपियन यूनियन की, और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर कठिन मुद्दे हुआ करते थे, वो फ़ोन पे बात करती थी उनकी, जैसे हम दोस्तों में आपस में बात करते हैं कि भई मैं इसमें क्या करूँ? तो इस तरह की वहाँ पे बात थी। शेख हसीना, मुझे ध्यान है कि एक बार यूनाइटेड नेशंस में हम भाषण देके जा रहे थे, वो दूसरी तरफ से आ रही थी, वो रुक गई। उन्होंने रोक लिया और उनसे कहा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, और 10 मिनट के लिए वो वहीं, दोनों डेलीगेशन साथ में चल रहे हैं, और 10 मिनट के लिए वो एक कोने में जाकर के वहाँ पर सोफ़े पे बैठ गईं, इन द कॉरिडोर ऑफ यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग। और क्योंकि उन्हें उनसे कुछ पूछना था, उनसे बात करनी थी अपने देश के बारे में। तो इस तरह की जब आप बात करते हैं, तो आपको अपनी छवि की चिंता नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी छवि उन लोगों में जो है वो बहुत गुलज़ार है, जो लोग मायने रखते हैं, जो लोग दुनिया को बदलने के डिसीज़न ले रहे हैं,
कॉप का मुझे मालूम है, वहाँ पर भी जिस तरह से बिम्स्टेक की लास्ट जो मीटिंग उन्होंने की थी, सब लोगों ने आके उनको बोला कि ये जो मामला है क्लाइमेट चेंज का, इसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा, जो हमें आज मालूम है। और इसलिए छवि की ज़्यादा चिंता करना उनके वो नहीं था। मैं मीडिया सलाहकार होने के नाते मेरा एक काम था कि मैं उनको बोलूँ कि आप इस बात पर कुछ कहिए, इस बात पर बयान दीजिए। तो वो कहा करते थे, पीपल विल से व्हाट दे वांट टू से एंड माय वर्क विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। और आज बिल्कुल वही यही हो रहा सबसे है। बड़ी, हाँ बिल्कुल यही सबसे बड़ी खासियत थी। आज वही हो रहा है कि जो उनके विरोधी हैं वो भी उनकी उतनी ही तारीफ कर रहे हैं जितने उनके समर्थक कर रहे हैं। और यही शख्सियत है जिसको लोग हमेशा जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और यही है जो अब लोग आगे चलकर याद रखेंगे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए। तो CNBC आवाज़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आगे का समाचार। नमस्कार। Manmohan Singh, do swear in the name of God